हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, हमने इंड AS 116 लीज़ अकाउंटिंग का रिवीजन शुरू किया हुआ है और ये हमारा सेकंड वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 क्लासेस का रिवीजन कराया था, 1, 2, 3। आज हम खड़े हैं 4th वीडियो पे। हमने लीज़ अकाउंटिंग शुरू किया हुआ है और मैंने आपको ये सारे इश्यूज़, छोटे मोटे जो पॉइंट्स थे सारे रिवाइज़ करा दिए थे, है ना। रीअसेसमेंट तक हम आ गए थे। आज हम वीडियो नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में मैं आपको क्या कवर करके दे रहा हूँ। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7, 4 वीडियोस का रिवीजन मैं इसमें कराऊंगा और जो बाकी के बचे हुए वीडियो हैं वो अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम तो 3 वीडियोस तो बनते हैं, क्योंकि टोटल 12 क्लासेस मैंने आपको दी थी लीज़ के ऊपर। तो मैं आज की क्लास में वीडियो नंबर 4 पे खड़ा हूँ। हाँ जी, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है और मैं आपको इशू नंबर 9 लीज़ पेमेंट पे डिस्कशन स्टार्ट करके दे रहा हूँ। छोटे मोटे पॉइंट्स हमने जो 8 इशू थे 1 to 8 वो तो पिछले वीडियो में हो गए थे। आज हम खड़े हैं 9th इशू पे। ठीक है जी। 9th इशू क्या है हमारे पास? हमारे पास 9th इशू है मीनिंग ऑफ लीज़ पेमेंट। लीज़ पेमेंट बोलते किसको हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले तो लीज़ पेमेंट 2 तरीके से समझाया था कि लीज़ पेमेंट की कैलकुलेशन लेसी के लिए अलग होगी और लेसर के लिए अलग होगी। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगी। लेसी को लीज़ पेमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि इसको एक एंट्री पास करनी होती है, ROU अकाउंट डेबिट टू लीज़ लायबिलिटी। और लेसर को लीज़ पेमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी होती है अपने, इसको लीज़ रिसीवेबल रिकॉर्ड करने होते हैं। लीज़ पेमेंट क्या है? लेसी पे करेगा, लेसर रिसीव करेगा। जो पे करेगा उसके लिए लायबिलिटी है, जो रिसीव करेगा उसके लिए वो एसेट है, रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट है, जो हम इसको आगे रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन दोनों के लिए लीज़ पेमेंट का मीनिंग अलग अलग है। तो हमने लेसी के लिए इसको अलग पढ़ा था, लेसर के लिए इसको हमने अलग पढ़ा था। तो लीज़ पेमेंट में हमने पढ़ा क्या था? सबसे पहले लेसी के हिसाब से लीज़ पेमेंट है क्या? लीज़ पेमेंट वो अमाउंट है जो लेसी को पे करनी है ओवर द लीज़ पीरियड। लीज़ पेमेंट वो अमाउंट है जो लेसी पे करेगा ओवर द लीज़ पीरियड। और हमने जब लेसी के लिए लीज़ पेमेंट सीखा था तो मैंने इसमें आपको ये 5 चीज़ें इंक्लूड करने के लिए बोला था। कितनी चीज़ें? 5। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बोला था, सबसे पहले ये चेक करो कि फ़िक्स्ड रेंटल कितने हैं आपके। सबसे पहले बेटे हमने फ़िक्स्ड रेंटल्स को ढूंढा था। फ़िक्स्ड रेंटल, मान लो X ने Y के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 लाख रुपए पर एनम का लीज़ रेंटल है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो फिक्स करनी ही पड़ेगी आपको। 1 लाख रुपए पर एनम, 10,000 रुपये पर एनम, 10 लाख, वो तो एसेट की कीमत के हिसाब से रेंटल तय होते हैं। जितनी कॉस्टली एसेट आप लीज़ पे लेके आओगे उतने रेंटल आपके हाई होंगे, और जितनी वो एसेट की कीमत कम होगी उसके अकॉर्डिंग। भाई आपने कोई मशीन लिया लीज़ पे, मशीन आपकी 1.5 करोड़ की है तो रेंटल 1.5 करोड़ के हिसाब से सेट होंगे। मशीन आपकी 20 लाख की है, रेंटल 20 लाख। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको फिक्स्ड रेंटल बताएगा ही ना कि 10,000 रुपये महीना देना है, या 10,000 रुपये साल के देने हैं, या 15 लाख रुपए क्वार्टरली देने हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो अमाउंट बताता ही है ना आपको। तो जो फिक्स्ड रेंटल है, जितनी अमाउंट मिनिमम फिक्स्ड लेसी पे करेगा लेसर को हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली या एनुअली, जो भी टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। वो लीज़ पेमेंट का पार्ट है। प्लस अगर कुछ सब्सटेंस फिक्स्ड है उसको भी ऐड करेंगे। फिर मैंने आपको सब्सटेंस फिक्स्ड का मीनिंग भी बताया था कि मान लो लेसर ने लेसी को कह दिया कि भैया 5% पर एनम आपका जो रेंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो देखने में लग रहा है कि ये वेरिएबल है, 5% देखने में लगेगा कि ये वेरिएबल नहीं। आज मेरा रेंट 1 लाख है, अगले साल 1,05,000 हो जाएगा, अगले साल 1,05,000 में फिर 5% प्लस हो के जाएगा। तो देखने में ये इम्प्रेशन वेरिएबल का देता है, लेकिन होता ये भी फिक्स्ड है, सब्सटेंस फिक्स्ड।
हर साल रेंटल पहले साल 5% बढ़ेगा जी, फिर 7% बढ़ेगा जी, फिर 10% बढ़ेगा। परसेंटेज एक इंप्रेशन देती है कि वेरिएबल है, लेकिन नहीं, ये सब्सटेंस फिक्स्ड है। अगर आपका रेंटल हर साल बढ़ना है और एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ना है तो आप उसको ऐड करके चलोगे। सब्सटेंस फिक्स्ड में इंप्रेशन वेरिएबल का आता है, लेकिन होता वो फिक्स्ड है। एक और मैंने एग्जांपल दिया था, लेसर ने कंडीशन लगा दी लेसी के ऊपर कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मैं आपसे इतना रेंटल लूँगा। अगर आपने 10,000 से 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो मैं आपसे इतना रेंटल लूँगा। उसने क्या करा, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से रेंटल की एक कंडीशन सेट कर दी। तो देखने से लग रहा है कि ये वेरिएबल है, लेकिन नहीं, ये सब्सटेंस फिक्स्ड है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्शन आप कितनी करने वाले हो। आप कंपनी को पता होता है इस बात का कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स के आसपास जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनको सब्सटेंस फिक्स लेना होता है। लेसर क्यों रखता है ये कंडीशन? क्योंकि उसको पता है उसकी मशीन का अगर ये मिसयूज़ करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा तो उसको किराया उसके हिसाब से सेट करना चाहिए, मशीन जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये इंप्रेशन देती हैं किस चीज़ का, वेरिएबल का, लेकिन होता सब्सटेंस फिक्स्ड है। तो मैंने इसमें आपको कई बातें बताई थी। पॉइंट नंबर 1, मान लो परसेंटेज का भी क्लॉज है, यूनिट्स का भी क्लॉज है, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, तो जो वेरिएबल आपको रियलिस्टिक नज़र आ रहा है आप उसको ऑप्ट करें। आपको लगता है ये भी रियलिस्टिक है, ये भी रियलिस्टिक है, तो फिर दोनों रियलिस्टिक में जो मिनिमम आपका बनता है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, उसको आप लीज रेंटल में ले लो। बाकी तो हम आगे रीमेजरमेंट करते ही रहते हैं। मिनिमम सब्सटेंस फिक्स्ड लो अगर आपके पास मल्टीपल रियलिस्टिक वेरिएबल है तो। ये सारी बात क्लास में डिस्कस की हुई है हमने कि इंप्रेशन वेरिएबल का आता है लेकिन होता फिक्स्ड है वो। फिर मैंने आपको इसमें से माइनस करवाया था इंसेंटिव। इंसेंटिव को माइनस करो। इंसेंटिव क्या है सर? कभी कभार लेसी को कुछ खर्चे वापस कर देता है। लेसी ने लीज के ऊपर एक्सपेंस किया लेकिन लेसर ने उसको रिम्बर्स कर दिया। कोई भी खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का, इंस्टॉलेशन का, कोई भी खर्चा हो सकता है सर। अगर लेसर लेसी को एक्सपेंस रिम्बर्स करेगा तो वो इंसेंटिव मान के हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। नंबर 2, लीज पेमेंट में हमारा जो लेसी है वो दूसरा पॉइंट इंक्लूड करेगा और वो है वेरिएबल रेंटल्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेसर ने लेसी के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि भैया अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज होता है तो मैं अपना रेंटल फ्यूचर में इंक्रीज़ करूँगा। आज मेरा रेंटल 1 लाख रुपए पर एनम है और आगे भी 1 लाख रुपए पर एनम ही रहेगा, लेकिन अगर इंडिया में CPI चेंज हुआ तो CPI चेंज होने से मैं रेंटल इंक्रीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में महंगाई है सर। इन्फ्लेशन की वजह से रेंटल पे इफेक्ट आ सकता है। तो अगर कोई CPI की वजह से आपने कोई क्लॉज डाला हुआ है और उसकी वजह से रेंटल में चेंज आता है तो वो आपके लीज पेमेंट का पार्ट है। CPI में एक और ऑप्शन था इंटरेस्ट रेट का कि आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% का है, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो मैं रेंटल चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भाई एक तरह से फाइनेंस लीज ही तो समझते हैं इसको हम। लेसर ने पैसा लगाया, एसेट खरीदी, एसेट फाइनेंस कर दी किसको, लेसी को, तो लेसी उसको किश्तों में पे करेगा, तो लेसर को ब्याज की इनकम होनी है इसमें। तो इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट होगा उसकी वजह से रेंटल पे कोई इफेक्ट आएगा तो वो भी हम लीज पेमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। रीमेजरमेंट में काउंट करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये लीज पेमेंट का हिस्सा है। लेकिन फिर मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताई थी इसमें। क्या एक्सेप्शन बताई थी? कि अगर लेसर ये बोल दे कि आपकी सेल में मेरे को 20% चाहिए, अच्छा मुझे आपके रेवेन्यू में इतने % चाहिए, मुझे आपके नेट प्रॉफिट का इतने %, वो तो फिर रॉयल्टी के फॉर्म में आ जाता है। अगर कोई सेल या प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो जाए लेसर की लेसी के पास तो फिर हम उसको लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता ना इस बात का कि सेल कितनी होगी, प्रॉफिट कितने होंगे। ये तो वो वेरिएबल्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग वाले हो गए आपके। और मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात हो जाएगी, रेवेन्यू में शेयर है, सेल में शेयर है, तो वो सब हम सब्सिक्वेंटली चेक करेंगे और वो P&L में डालते रहेंगे। उसका लीज पेमेंट से लेना देना नहीं है। लीज पेमेंट के अंदर CPI ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन ले सकते हैं। रेंटल के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, रेंटल के ऊपर। लेकिन अगर आप उसकी आउटपुट में आपने उसको बोल दिया तुम अगर 10,000 यूनिट्स बनाओगे उसमें से 1,000 यूनिट मेरे को दे देना,
तुम्हारी सेल 10 लाख की होगी तो 5% सेल का हिस्सा मेरे को दे देना। तुमने इतना प्रॉफिट कमाया तो सेल में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, प्रोडक्शन में हिस्सा, ये सब जो है ये लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं होते, इनको सबको हमने P&L में डाला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था लीज पेमेंट के अंदर फिक्स्ड रेंटल लेने, सब्सटेंस फिक्स्ड लेना ही लेना है, इंसेंटिव माइनस कर लेना। अगर कोई आपको CPI या इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से रेंटल चेंज करने पड़े, वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा है और हम इसको आमतौर पे रीमेजरमेंट में काउंट करते हैं। फिर मैंने आपको तीसरी बात बताई थी, मान लो एसेट की लाइफ है 10 साल और हमारा जो लीज पीरियड है वो 6 साल का है, 4 साल बचे हुए हैं। जब 6 साल पूरे हो जाएंगे, 6th ईयर के एंड में अगर लेसर ने लेसी को एसेट खरीदने की ऑप्शन दी है कि आप 6 साल तो लेसी बन के यूज़ कर लो और 6th ईयर के एंड में आप हमसे एसेट बाय कर लेना, और आपको लगता है कि लेसी खरीद लेगा इसको, ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर ये सर्टेनिटी है कि ऑप्शन टू परचेज एक्सरसाइज हो जाएगी और वो पैसे देगा और एसेट खरीद लेगा, तो अगर आपको लगता है कि परचेज ऑप्शन सर्टेन है तो जितनी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो हम लीज पेमेंट में ऐड कर लेंगे। लेसी को तो पता ही होता ना कि मैं 6 साल तक तो रेंटल दूंगा, 1 2 3 4 5 6, और 6th ईयर के एंड में मैं एसेट बाय कर लूँगा, और ये सर्टेनिटी लेसी के दिमाग में तो होती है ना। तो लेसी परचेज ऑप्शन में जितने पैसे उसको देने हैं उसको एस्टिमेट करेगा और उसको लीज पेमेंट में अभी इंक्लूड कर लेगा। पॉइंट नंबर 4, पेनल्टीज़। अगर कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज़ हैं और आपको लगता है कि लेसी, मान लो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेसर ने बोला कि अगर आपने 6 साल से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया, अर्ली टर्मिनेशन किया, तो मैं आपसे इतना कॉम्पनसेशन लूँगा। तो अगर अर्ली टर्मिनेशन होगा और उसकी वजह से कोई पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, तो अगर उसकी सर्टेनिटी है तो आप उसको लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लो, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे। खरीदेंगे तो भी पैसे देंगे, पेनल्टी अर्ली टर्मिनेशन करेंगे और पेनल्टी पे करेंगे तब भी पैसे देंगे, अगर CPI में चेंज आता है और रेंटल बढ़ते हैं तो भी पैसे देंगे, फिक्स्ड रेंटल है तो भी पैसे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पेमेंट, लीज पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट 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 पेमेंट, पैसा जाना ही है, किसी भी चीज़ में देख लो पैसा जाना ही है आपका। और 5वीं चीज़ मैंने आपको बताई थी RLG, रेजिड्यूल लीज गारंटी। रेजिड्यूल लीज गारंटी ये क्या चीज़ है सर? मान लो अग्रीमेंट 6 साल का है, 6th ईयर के एंड में आपको GRV देना पड़ेगा। भूल गए सब बात? लेसी लेसर को गारंटी करता है कि मैं आपकी एसेट जिसकी लाइफ 10 साल है, मैं उसको 6 साल यूज़ करूँगा, 6 साल के बाद मैं नहीं खरीदूँगा, मैं वापस करने आऊँगा, तो आपकी एसेट की कंडीशन के हिसाब से कम इतने पैसे तो बचेंगे। मान लो एसेट 10 लाख की है, 6 साल, तो लेसर को लगता है चल यार 6 लाख डेप्रिशिएट हो जाएगी, 4 लाख तो एसेट के वापस आने ही चाहिए। और अगर उसने एसेट का मिसयूज़ किया और एसेट की कंडीशन ख़राब कर दी तो उसके पैसे लगेंगे। और लेसी को लगता है कि मैं गारंटी तो दे रहा हूँ 4 लाख की, लेकिन मैं जब एसेट वापस करने जाऊँगा वो अपनी वैल्यूअर से सलाह लेगा, वो कहेगा यार 6 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएंगे, आप एसेट का मिसयूज़ भी करोगे, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो एसेट की कीमत 1 लाख के आसपास ही होगी। तो लेसी को पहले ही पता होता है कि मैंने गारंटी दी है 4 लाख की और एस्टिमेशन है 1 लाख का, तो 3 लाख रुपए उसको और देने पड़ेंगे ड्यू टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ द एसेट। तो अगर उसे लगे कि एसेट की मिनिमम गारंटी से एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू वो कम निकल रही है, गारंटी उसने ज़्यादा दी है और उसको लगता है कि रेजिडुअल वैल्यू कम निकलेगी, तो ये डिफरेंस जो है वो लॉस वो कम देना पड़ेगा, वो उसको देना पड़ेगा 3 लाख रुपए। उसने गारंटी कर दी है 4 लाख की और उसका एस्टिमेशन है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख की, तो 3 लाख रुपए एसेट की जो कंडीशन ख़राब हुई है उसके भी देने पड़ेंगे उसको, तो रेजिडुअल लीज गारंटी बोलते हैं। CA इंटर में AS 19 में हम इसको GRV बोलते थे और इसी को ही हम लीज लाइबिलिटी में काउंट कर लेते थे। इंड AS 116 कहता है 4 लाख नहीं 1 लाख की तो आप एसेट ही वापस दे रहे हो, तो आपकी जेब से कितना निकलेगा? 3 लाख, क्योंकि आपको एसेट की वैल्यू प्रॉपर करके देनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि गारंटी आप 4 लाख की दे रहे हो और एसेट की वैल्यू 5 लाख होगी, तो जो RLG है वो 0 हो जाएगी, आपको लीज पेमेंट में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 लाख की गारंटी दे रहे हो और आपको लगता है कि एसेट की कंडीशन के हिसाब से उस टाइम पे 5 लाख रुपए की साल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगी,
तो अगर आपकी एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू आपकी गारंटीड वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको आरएलजी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, एसेट प्रॉपर है, ले जा भाई अपनी एसेट, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 5 लाख नहीं 2 लाख ही होगा तो फिर 2 लाख रुपए आपको उसके कैश में देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लाख की एसेट वापस चली जाएगी, गारंटी के हिसाब से 2 लाख आपको और पूरे करके देने पड़ेंगे। तो ये आपको 5 चीज़ें मैंने लीज़ पेमेंट में इंक्लूड कराई थी। सर मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तो रिवाइज़ करा रहा हूँ। चीज़ें 12 लेक्चर में समझ में नहीं आई तो आज क्या समझ में आएंगी। लीज़ पे आपको 12 लेक्चर दिए हुए हैं, तो जिस बच्चे को 12 लेक्चर में बात समझ में नहीं आई उसको 15 मिनट में बात कैसे समझ। मैं समझा नहीं रहा सर, मैं तो रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको कि लीज़ पेमेंट में ये 5 चीज़ें आती हैं। और अगर आप कॉपी देखेंगे, ये हमारा लीज़ पेमेंट है। और बेटे ये जो लीज़ पेमेंट है, मैंने आपको सबसे पहले लेसी और लेसर के बुक्स के लिए बोला था। इसको क्यों चाहिए? आरओयू और लायबिलिटी के लिए चाहिए, और इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए। फिर हमने लेसी के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू किया था। लीज़ पेमेंट क्या है? लीज़ पेमेंट इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड और एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी टू लेसर ड्यूरिंग द लीज़ पीरियड फॉर द यूज़ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। क्या क्या आता है इसमें? एक तो सर फिक्स्ड रेंटल आते हैं, जिसमें कि सब्सटेंस फिक्स्ड भी आता है और इंसेंटिव माइनस हो जाते हैं। वेरिएबल रेंटल भी आता है जो सीपीआई रेट के हिसाब से चलता है। अच्छा, परचेज ऑप्शन भी आती है, टर्मिनेशन पेनल्टीज आती हैं, आरएलजी आता है इसमें। फिर हमने एक एक करके सबको अलग अलग पढ़ा था। फिक्स्ड रेंटल किसको बोलते हैं? सर it is the fixed payment which is made by lessee to lessor as per the contract. It may remain fixed during the agreed period. अमाउंट फिक्स होती है सर इसमें। लेकिन सब्सटेंस फिक्स्ड क्या होता है? इफ़ इंक्रीज इन रेंटल, हर साल 5% से बढ़ेगा। अगर आप इतना आउटपुट करोगे तो इतना किराया, इतना आउटपुट लोगे तो इतना किराया। इफ़ इंक्रीज इन रेंटल इज मैंशनड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स बट इन सब्सटेंस इट इज़ फिक्स्ड। इंप्रेशन वेरिएबल का देता है लेकिन होता फिक्स्ड है। सच इंक्रीज शेल ऑल्सो भी कंसिडर्ड इन द फिक्स्ड रेंटल। इसी में जोड़ देंगे हम इसको। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आपको जाना चाहिए किसके लिए? जो आपको रियल वेरिएबल लगते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा रियलिस्टिक वेरिएबल्स हैं तो आपको मिनिमम इंक्रीज वाला लेना चाहिए। और अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं रेंटल में, वो हम रीमेजरमेंट में देख लेते हैं। फिर मैंने आपको इंसेंटिव बताए। इफ़ एनी एक्सपेंस और कॉस्ट टू लेसी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, अगर ये रिम्बर्स हो जाते हैं लेसर से लेसी को तो वो डिडक्ट हो जाते हैं रेंटल्स में से। ठीक है जी, सारी बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की अभी। अच्छा, नॉन लीज कंपोनेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया था। वेरिएबल लीज पेमेंट। वेरिएबल लीज पेमेंट क्या चीज़ है सर? इफ़ लीज पेमेंट आर बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कोई मार्केट रेंटल रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड। कमेंसमेंट डेट को तो जो आज के हालात हैं उसके हिसाब से ले लो, जो प्रिवेलिंग है वो तो हमें पता ही है कि जो आज कंडीशन है उसके हिसाब से ले लो। लेकिन फ्यूचर में अगर चेंज होता तो रीमेजरमेंट कर ही लेंगे हम। इफ़ रिलेटेड फैक्टर्स चेंजेस इन फ्यूचर देन रीमेजरमेंट विल बी मेड। फिर मैंने एक एक्सेप्शन लिखवाया जो भी बताया आपको कि अगर सेल में हिस्सा मांगोगे, प्रॉफिट में हिस्सा मांगोगे, क्वांटिटी में हिस्सा मांगोगे तो फिर ये P&L में जाएगा सर। ये सीधा रिस्पेक्टिव ईयर में P&L में डालते रहेंगे। इसका लीज पेमेंट से लेना देना नहीं है कोई भी। फिर मैंने आपको परचेज ऑप्शन बताई कि अगर ये लगता है कि लेसी परचेज कर लेगा एसेट को तो जितना पैसा उसको देना है वो भी लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लेगा। टर्मिनेशन पेनल्टीज़ बताई, अगर आपको लगता है कि लीज पहले टर्मिनेट हो जाएगी तो हम इसको भी लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लेंगे। फिर RLG आ गया अपना। RLG में आपको चेक करा देता हूँ। RLG क्या है? गारंटीड वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, और आपको लगता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लीज एसेट एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। अगर आपको लगता है कि गारंटी हायर है और ये कम है तो इसका डिफरेंस आपको देना पड़ेगा और लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लेंगे हम। ये देखो मैं आपको एक वर्ड डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, मैंने क्लास में लिखवाई हुई है। RLG इज एन expected amount which is payable by lessee at the end of lease period to lessor due to decrease in value of asset. Due to decrease in value of asset. Due to decrease in value of asset. बहुत बढ़िया जी।
इफ एस्टिमेटेड वैल्यू इज मोर देन गारंटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू इज मोर देन गारंटेड वैल्यू, देन देयर इज नो RLG। अगर आपको लगता है कि एसेट की कीमत ठीक ठाक मिल जाएगी आपको, तो फिर हम लॉस क्यों बुक करेंगे। फिर हम, अगर आपको लगता है गारंटेड वैल्यू ज़्यादा है और साल्वेज वैल्यू कम मिलेगी, तो वो डिफरेंस आप RLG के नाम से लीज पेमेंट में ऐड कर लोगे आप। तो ये हमारा 4th लेक्चर खत्म हो गया था। इसके बाद फिर मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में लेके आ रहा हूँ। हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5, इसमें मैंने आपको लीज पेमेंट की डेफिनेशन लेसर के हिसाब से कराई, लीज पेमेंट लेसर के हिसाब से कराई। कितनी चीज़ें थी हमारे पास, 5। वो पैसा पे करेगा, इसको मिलेगा सेम 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 सेम, RLG में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सब सेम है। फिक्स्ड रेंटल, सब्सटेंस फिक्स्ड, ये हमारा CPI, ये हमारा परचेज ऑप्शन, ये हमारा टर्मिनेशन पेनल्टी। जो लेसी ने इंक्लूड किया वही लेसर इंक्लूड करता है। दोनों का लीज पेमेंट सेम होता है बिल्कुल, लेकिन RLG में दोनों का डिफरेंस आ जाता है। RLG में क्या डिफरेंस है, लेसी क्या करता है, GRV में से माइनस करता है एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू और इसको RLG बोल देता है। लेकिन आप लेसर के हिसाब से सोचो, लेसर को तो ये मिलेगा, लेसर को तो ये मिलेगा कैसे, मान लो GRV 4 लाख का है, 2 लाख की एसेट है, 2 लाख उसको कैश में देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, लेसी को तो 2 लाख देने पड़ेंगे, एसेट वो वापस कर देगा, तो उसको तो 2 लाख पे फोकस करना है। लेकिन लेसर को क्या मिलेगा, लेसर को 2 लाख की एसेट मिलेगी, 2 लाख उसको कैश में मिलेगा। तो लेसी और लेसर के बीच में ये फ़र्क है। लेसी को देना ही 2 लाख है कैश में, लेकिन लेसर को तो 4 मिलेंगे ना, 2 लाख की एसेट मिलेगी और 2 लाख कैश। तो लेसर जब RLG काउंट करता है तो इसकी जगह पे RLG की जगह वो GRV लिख लेता है। और GRV में एक तो एसेट की वैल्यू रहती है और एक उसको जो कैश मिलने वाला होता है वो उसका रहता है। नहीं समझे बात। लेसी ने लेसर को 4 लाख रुपए की गारंटी दी, उसे लगता है कि एसेट की कीमत लीज पीरियड के एंड में 2 लाख की रहेगी, तो उसको 2 लाख कैश में देना पड़ेगा। लेसर कहता है मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है, मेरे को चाहे 2 लाख की एसेट दो, 2 लाख कैश दो, या मेरी एसेट वापस कर दो, मेरे को 4 लाख पूरे करके दो, उसको GRV मिलना है सर। इसलिए लेसर का जो लीज पेमेंट है उसमें RLG की जगह GRV लेना होता है हमने, बाकी तो सब सेम है। फिर मैंने आपको एक UGRV का कॉन्सेप्ट बताया था। UGRV ये क्या था, ये पता आपको। मान लो GRV है 4 लाख रुपए की, तो लेसर को पता है कि लेसी 4 लाख पूरे करके देगा, लेकिन लेसर एसेट को लीज़ करने से पहले अपने वैल्यूअर के पास जाता है और पूछता है कि मैं ये एसेट उनको दे रहा हूँ, 10 साल की लाइफ है, 6 साल वो यूज़ करेगा, वो 4 लाख की गारंटी दे रहा है। आपको क्या लगता है कि 6 साल बाद एसेट की कीमत क्या रहेगी? तो उसका वैल्यूअर कहता है टेंशन मत लो, जो एसेट की कीमत है वो कम से कम 6 लाख रुपए तो रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो आपको मिल जाएंगे 6 लाख रुपए। वो कहता है जी वो तो 4 लाख की गारंटी कर रहा है। वो कहता है आप डील कर लो, रेंटल वेंटल खा लो अपने, लेकिन टेंशन मत लो, आपको गारंटी से ज़्यादा ही मिलेगा। तो लेसर ने क्या किया, 2 लाख रुपए अपने माइंड में सेट कर लिए कि एक्स्ट्रा मिलेंगे, गारंटी से भी ऊपर मिलेंगे, तो इसको हम UGRV बोल देते हैं। तो अगर GRV से कम वैल्यू रहती है तो उससे वो कैश ले लेता है और अपने 4 लाख पूरे कर लेगा। 4 लाख से कम तो उसको मिलना ही नहीं है ना। अगर 4 लाख से कम की एसेट हुई तो वो बोलेगा भाई एसेट भी दे दो, कैश भी दे दो, मेरे 4 लाख पूरे कर दो। लेकिन अगर उसको लगता है कि 4 लाख से ऊपर मिलेगा तो हम उसको UGRV बोल देते हैं। लेकिन UGRV को हम लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लेसी इसके लिए कमिटेड नहीं है। लेसी की जो गारंटी है वो 4 लाख तक है, वो इस 2 लाख से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो लेसर के दिमाग में चल रहा है कि उसको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर लेसर का एस्टिमेशन लेसी की GRV से ऊपर है तो उस एक्सेस को हमने UGRV बोला था। तो UGRV को हम IRR की कैलकुलेशन में तो लेंगे, पर लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं मानते उसे हम। और फिर मैंने आपको IRR भी बताया था कि लीज में IRR लेसर का चलेगा। और IRR क्या है आपका, IRR
इसकी डेफिनेशन सीए फाइनल लेवल पे बच्चे को बताना बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई इनफ्लो आउटफ्लो जिस रेट पे बराबर हो जाते हैं वो आपका आईआरआर है। तो लेसर को क्या मिलने वाला है, लेसर को एक तो लीज पेमेंट मिलेगी, एक उसको यूजीआर भी मिलेगा इफ़ एनी। ये हर केस में नहीं होता, कभी कभी देखने को मिलेगा आपको। तो इसको आपने बराबर करना है किस चीज़ के, फेयर वैल्यू के, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जिस रेट पे बराबर हो जाएंगे उसको हम आईआरआर बोल देंगे। और अगर आपको लगे कि आईआरआर प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, मान लो आईआरआर आ गया 16%, मार्केट में रेट चल रहा है 8% का, तो ये 16% आपका जो है आपको अनरियलिस्टिक सा लगता है। वैसे तो आईआरआर प्रेफर करते हैं, लेकिन आईआरआर अगर आपको रियल ना लगे तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ये देखो आप, अगर आप चेक करते हैं तो, अगर आप चेक करते हैं तो देयर इज़ ओनली सिंगल डिफरेंस इन द बुक्स ऑफ लेसर इन कंपेयर टू लेसी बुक्स वाइल कंप्यूटिंग लीज पेमेंट विच इज़ इन रिलेशन टू रेजिड्यूल लीज गारंटी। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है आरएलजी का। क्यों? लेसर विल कंसिडर जीआरवी एट फुल अमाउंट, वही उसको जीआरवी मिलेगा, एसेट मिलेगी, कैश मिलेगा, दोनों मिलेंगे, विच इज़ गिवन बाय लेसी एट कमेंसमेंट डेट। लेकिन जो लेसी है हमारा वो क्या कंसिडर करता है, वो आरएलजी टू द एक्सटेंट ऑफ कैश पेमेंट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। फिर हमने इसके बाद यूजीआरवी पे चर्चा की थी क्लास में कि हाँ जी यूजीआरवी क्या चीज़ है। तो ये सिर्फ लेसर के लिए रेलेवेंट होती है और इसका लीज पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। यूजीआरवी क्यों आता है? जब लेसर का एस्टिमेशन जीआरवी से ऊपर हो जाता है तो यूजीआरवी आता है सर। फिर डिस्काउंट रेट क्या था? डिस्काउंट रेट आईआरआर था, डिस्काउंट रेट आईआरआर है, लेसर निकालता है इसको। डिस्काउंट रेट क्या है? लेसर निकालता है और ये आपका आईआरआर होता है सर। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो एग्जांपल हमने लिया था। आईआरआर की कैलकुलेशन सीए इंटर में भी सीखी हुई है आपने, वो सारा एग्जांपल आप रेफर कर सकते हैं सर। इट शुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम फार्मूला एज वी यूज इन एसएफएम। ये एक एग्जांपल कराया था मैंने आईआरआर के लिए कि आईआरआर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। और फिर आईआरआर मैंने थ्योरेटिकल भी लिखवाया था आपको कि लीज पेमेंट लो प्लस करो यूजीआरवी, उसको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर रख दो। ये उसका इनफ्लो है, ये उसका आउटफ्लो है, जिस रेट पे ये बराबर हो जाएंगे वो आपका आईआरआर है। और मैंने एक बात और बताई थी कि लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये उसका इंटरेस्ट इनकम है। यहाँ से ये पता लगता है कि उसने एसेट खरीदी 10 लाख की, तो 10 लाख उसकी फेयर वैल्यू है और उसको मिलेगा कितना, ये मिलेगा उसको। तो जो आउटफ्लो और जो इनफ्लो उसका डिफरेंस आपका ब्याज है और वो ब्याज हम आईआरआर पे चेक कर लेते हैं। ये सारी बात क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। फिर हमने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की बात भी की थी। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की बात भी की कि अगर आपको लगे कि आपका आईआरआर रियल नहीं है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड रियल पोजीशन, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बात डिस्कस करने के बाद फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे चले गए थे। सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए थे हमने, छोटे छोटे सारे इश्यूज। फिर हम कॉन्सेप्ट पे आ गए, मेन पे। हम लेसी की बुक्स में खड़े हैं। क्या चीज़? अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ लेसी। क्या बताया था मैंने आपको? अगर आप लेसी की बुक्स में खड़े हैं और आप अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट एंट्री पास होगी आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। इसकी कैलकुलेशन अलग होगी, इसकी कैलकुलेशन अलग होगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपको आरओयू निकालना है, अगर आपको आरओयू निकालना है तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ए पॉइंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लो। लीज पेमेंट में 5 चीज़ें आती हैं, अभी बता के आया हूँ। सबकी आईआरआर से डिस्काउंटिंग कर लो तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट निकाल लो। तो ये पीवी ऑफ लीज पेमेंट क्या है? आपका आरओयू ही तो है। प्लस इसमें कुछ ऐड करेंगे हम। क्या ऐड करेंगे? एक्सपेंसेस। हम इसमें एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस? अगर आपने लीज़ के ऊपर कुछ खर्चे किए हों, स्टैम्प ड्यूटी, कोई ब्रोकरेज, अगर लीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लेसी ने कुछ खर्चे दिए हैं और वो रिम्बर्स नहीं हुए, रिम्बर्स हो गए तो इंसेंटिव बन जाएगा, रिम्बर्स नहीं हुए तो आरओयू में ऐड कर लो आप।
तो जितने खर्चे लीज़ के लिए लेसी पे करता है उसको ROU में ऐड कर लेते हैं सी पॉइंट में। रेंट पेड बिफोर कमेंसमेंट पीरियड, नहीं समझे। मान लो एक्स ने वाई को अपनी एक प्रॉपर्टी दे दी किराए पे, लीज़ पे। चलो एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। एक्स ने एक मशीन दे दी वाई को। वाई क्या करेगा, इस मशीन को इंस्टॉल करेगा अपनी फैक्ट्री में। इंस्टॉल करने में 2 महीने लग जाते हैं। वाई ने एक्स को बोला, कहता बाबूजी मेरा तो 2 महीने का रेंट ही आपका मतलब बेकार जाएगा, क्योंकि जब तक मेरी मशीन इंस्टॉल नहीं होगी और मैं आपको अगर उन 2 महीने का किराया दूंगा, मैं तो निकाल ही नहीं पाऊंगा किराया अपना। तो मुझे मशीन इंस्टॉल करने तक कोई किराए में रिलीफ दो। हमारा जो मेन एग्रीमेंट है वो मशीन की इंस्टॉलेशन के बाद शुरू कर लेंगे, और ये जो 2 महीने इस एसेट को तैयार करने में लगेंगे, आप मेरे से रेंट तो ले लो लेकिन नॉमिनल रेंट ले लो, और उसको लीज़ पीरियड से बाहर रखो। लीज़ हम यहाँ से शुरू कर लेंगे। आप देखते ही हैं कोई भी शोरूम है शॉपिंग मॉल में, मान लो KFC वालों को आपने अपना कोई आउटलेट दे दिया चलाने के लिए, तो KFC वाले पहले उसके अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन कराएंगे, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो वो 5-6 महीने का किराया क्यों देगा आपको? देगा, नॉमिनल दे सकता है, पर प्रॉपर किराया तो कुछ सेल वेल तो होनी नहीं है उसकी, उसका नुकसान हो जाएगा। तो अगर इसने कुछ ऐसा कोई रेंट पे किया हो तो वो भी एसेट में ऐड कर लेंगे। क्यों? वो लीज़ पेमेंट में तो आया ही नहीं ना, ये वाला। ये लीज़ पेमेंट के बाहर वाला किराया होता है, एसेट को रेडी करने से पहले वाला किराया होता है, कमेंसमेंट डेट से पहले वाला किराया होता है। और डी मैंने आपको एक बात और बताई थी, डी में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर कोई डी कमीशनिंग कॉस्ट हो तो डी कमीशनिंग कॉस्ट का प्रोविज़न भी हम इसमें ऐड करेंगे। मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी लीज़ पेमेंट में नहीं आती, लीज़ पेमेंट से बाहर है। क्या? एक तो खर्चे वर्चे, दूसरा एसेट का कमेंसमेंट पीरियड से पहले का कुछ इंस्टॉलेशन का कुछ किराया विराया अगर आपने दिया हो, और डी कमीशनिंग कॉस्ट का अगर कोई प्रोविज़न हो, तो हम इसका टोटल मारेंगे तो ये ROU बन जाता है। और फिर हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अब इसके डेप्रिसिएशन में आपको 2 चैलेंज आएंगे। मान लो एसेट की लाइफ है 10 साल, लीज़ पीरियड है 6 साल का। चैलेंज ये आएगा कि 10 से डिवाइड करें जो इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, या 6 साल से डिवाइड करें जो कि इसकी यूज़फुल लाइफ है, दैट इज़ लीज़ पीरियड। तो किससे डिवाइड करें? तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी परचेज़ करने की इंटेंशन है तो 10 से डिवाइड करो, क्योंकि लीज़ पेमेंट में आपने परचेज़ ऑप्शन भी जोड़ रखा होगा। और अगर आपने इसको परचेज़ करने की इंटेंशन नहीं है आपकी, तो फिर आप इसको 6 से डिवाइड करो, क्योंकि लीज़ पेमेंट में आपने परचेज़ ऑप्शन नहीं लिया होगा। तो आपको क्वेश्चन बता देगा सारी बात कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे तो 10 से डिवाइड करो, नहीं खरीदेंगे तो 6 से डिवाइड करो, डेप्रिशिएट करके परे मारो, लीज़ पीरियड में एसेट राइट ऑफ हो जाएगी आपकी। और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो लीज़ पीरियड के दौरान 6 साल राइट ऑफ हो जाएंगे, बाकी के 4 साल आप खरीदने के बाद जो आपने राइट ऑफ करना वो राइट ऑफ करते रहेंगे। फिर ये ROU की कैलकुलेशन कराने के बाद फिर मैं लीज़ लायबिलिटी पे आ गया था। लीज़ लायबिलिटी क्या है? PV ऑफ लीज़ पेमेंट, PV ऑफ लीज़ पेमेंट। ये जितनी चीज़ें आपने ऐड की हैं, खर्चे वर्चे और ये और वो, ये सब ROU से रिलेटेड है। लीज़ पेमेंट में क्या आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज़ पेमेंट इज़ लीज़ लायबिलिटी। ख़त्म होगी बात। लीज़ लायबिलिटी निकालनी है तो लीज़ पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू उसको निकाल लो आप। इसका मतलब ROU की कैलकुलेशन तो बहुत कंसिडरेबल है, लीज़ लायबिलिटी बहुत आसान है। लीज़ पेमेंट लिखो, PV फैक्टर लिखो, प्रेजेंट वैल्यू, लीज़ पेमेंट आ गई आपकी। उसके बाद क्या करना है जी, हमने एक टेबल बनाया था। एक तरफ तो लिखा था हमने ईयर्स, फिर हम लिखते हैं एक ओपनिंग बैलेंस, फिर हम इसमें लिखते हैं इंटरेस्ट IRR पे, और फिर हम लिखते हैं पेमेंट, और फिर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको टेबल बनाना आता ही है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा? वो हमारी लीज़ लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। हम इस पे IRR लगा के इसमें प्लस कर लेंगे, पेमेंट माइनस कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर ये आगे जाएगा। ये टेबल आपको बनाना आता ही है। ब्याज लगा के पेमेंट करते रहेंगे हम, ब्याज लगा के पेमेंट करते रहेंगे हम, ब्याज लगा के पेमेंट करते रहेंगे हम। अच्छा, फिर बच्चा कई बार पूछ लेता है कि जिंदल सर ये आपने ये एंट्री मैच कैसे कर दी? ROU में तो आपने ये चीज़ें जोड़ दी इतनी सारी, और लीज़ लायबिलिटी में आप एक चीज़ बोल रहे हो, एंट्री कैसे टैली होगी? तो आपको ये भी बताया था
कि पहले ROU लिखेंगे डेबिट, इसमें 4 चीज़ें होती हैं हमारी, एक तो लीज़ पेमेंट, PV ऑफ लीज़ पेमेंट प्लस एक्सपेंसेस प्लस हमारा वो रेंट जो हम कमेंसमेंट से पहले देते हैं जब एसेट बन रही होती है हमारी, प्लस प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। तो ROU में तो 4 चीज़ें हैं। हम लिखेंगे लीज़ लाइबिलिटी, तो लीज़ लाइबिलिटी क्या है, PV ऑफ LP। अच्छा, बाकी कैश में लिखेंगे, कैश में क्या आएगा, एक एक्सपेंसेस और एक रेंट, एक्सपेंसेस प्लस रेंट, और एक प्रोविज़न क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, टू प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। एंट्री आपकी टैली हो जाएगी। ये सारी बात आपको बताई हुई है। अगर मैं आपको लेक्चर नंबर 5 आगे चेक कराऊं, ये लेसी की हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है सर। यहाँ पे ये हमने अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ लेसी स्टार्ट किया था। ROU एसेट टू लेसर, इसको लीज लाइबिलिटी बोलते हैं या लेसर, जो मर्जी लिखना है आपने। अच्छा, एसेट और लाइबिलिटी एग्जेम्प्टेड रहेगा, वो हमें पता ही है, एक तो लो वैल्यू के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। ये अकाउंटिंग मॉडल उनके लिए नहीं है, ये हमें पता है पहले से ही, फिर भी रिवाइज़ कराया हुआ यहाँ पे। फिर हम रिकग्निशन पे आ गए थे, मैं चेक कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास था ROU का रिकग्निशन। सबसे पहले हमने लीज़ पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर कुछ खर्चे वर्चे हमने ऐड किए जो लीज़ को एक्वायर करने के थे। फिर रेंटल पे किया हमने, कौन से, कमेंसमेंट डेट से पहले के, जब एसेट हमारी तैयार हो रही थी। और एक हमने प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग हमने इसमें ऐड किया, टोटल आ गया। और फिर हमने एंट्री पास की ROU डेबिट 1 2 3 4, टू लेसर ओनली 1 PV ऑफ MLP, PV ऑफ लीज लाइबिलिटी, टू बैंक 2 और 3 एक्सपेंसेस और आपका 1 और 2, और एक प्रोविज़न आपका। और फिर हमने एक टेबल बनाया, नहीं इस पे डेप्रिसिएशन की बात भी मैंने बोली होगी पक्का, ये तो क्वेश्चन आ गया। हाँ ये रहा, ये डेप्रिसिएशन की बात बोली हुई है आपको। ये हमारा ROU हो गया। लेसी शैल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द डेप्रिसिएशन विल बी बेस्ड ऑन फुल लाइफ ऑफ एसेट और यूजफुल लाइफ ड्यूरिंग द लीज पीरियड। कैसे पता लगेगा? अगर आपको लगता है कि वो परचेज़ कर लेगा तो फिर पूरी लाइफ लेके चलो, फुल लाइफ। अगर आपको लगता है कि वो परचेज़ नहीं करेगा, अदरवाइज यूजफुल लाइफ। इफ़ क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है तो फिर आप लीज पीरियड के हिसाब से चलो, लीज पीरियड शैल बी यूज। हम परचेज वाली बात क्यों करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ना बता रखा हो तो SLM यूज़ करेंगे, SLM आसान रहता है सर। फिर लाइबिलिटी टू लेसर में टेबल आ गया, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ब्याज लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे, क्लोजिंग। ये टेबल तो सर इंटर में सीख लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर ये सारी एंट्रीज वेंट्रीज मैंने आपको सब करा रखी हैं आपको। फिर वीडियो नंबर 6 में आ गया, फिर हमारा वीडियो नंबर 6 आ गया। और वीडियो नंबर 6 में मैंने क्या कराया होगा, रीमेजरमेंट कराया होगा सर पक्का। अच्छा, ये तो चलो क्वेश्चन चल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चल पड़ा जी, चल पड़ा चल पड़ा। सब क्वेश्चन चल रहे हैं, सब क्वेश्चन चल रहे हैं, सब क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, सब क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर इनिशियल रिकग्निशन आ गया जी, चलो 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 चलो, सब क्वेश्चन चल रहे हैं, सब क्वेश्चन चल रहे हैं। ओहो, जिंदल साहब तो पढ़ाते हैं जी, जिंदल साहब क्वेश्चन नहीं कराते जी, जिंदल साहब कॉन्सेप्ट नहीं कराते जी, जिंदल साहब की क्लासेस इनकम्प्लीट हैं जी, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं जी। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से वो लिंक नहीं हो पाता। फिर हम आगे स्टेप 3 में, रीमेजरमेंट के अंदर। रीमेजरमेंट किस चीज़ का? लीज लाइबिलिटी का रीमेजरमेंट। लीज लाइबिलिटी किसके बुक्स में है? लेसी के बुक्स में। पहली बात, रीमेजरमेंट क्या है? जब हमने लीज पेमेंट लेसी के लिए सीखा था, जब हमने लीज पेमेंट लेसी के लिए सीखा था तो काफ़ी सारी चीज़ें एस्टिमेशन बेसिस पे थी। जब हमने लेसी के लिए लीज पेमेंट सीखा था, काफ़ी सारी चीज़ें एस्टिमेशन बेसिस पे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो गया,
आपको रेंट चेंज करना पड़ा, आपको रेंट चेंज करना पड़ा। जब रेंट चेंज होगा तो लीज लायबिलिटी चेंज होगी, रीमेजरमेंट चाहिए। परचेज ऑप्शन, पहले आपको लग रहा था कि लेसी एसेट को लीज पीरियड के एंड में परचेज नहीं करेगा, लेकिन बाद में लग रहा है कि नहीं ये तो परचेज करेगा। परचेज ऑप्शन में आपका एस्टिमेशन चेंज हो गया। आरएलजी, आपको लग रहा था गारंटी 4 लाख की है, एसेट की वैल्यू 2 लाख निकलेगी, पर अब आपका एस्टिमेशन हो गया कि नहीं यार एसेट की कीमत तो 1,80,000 निकलेगी, तो उसकी वजह से आरएलजी बढ़ जाएगा आपका, अगर एसेट की वैल्यू में आपका एस्टिमेशन गिरेगा तो। और हो सकता है आपका एस्टिमेशन इंप्रूव हो जाए तो आरएलजी कम भी हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आने से आपके लीज़ पेमेंट में बदलाव आ सकता है, क्योंकि इनिशियली आपने कुछ और लिखा था, बाद में कुछ और लिखेंगे। और एक और चीज़, लीज़ टर्म, 10 साल की लीज़ थी, 6 साल हो गए, बाकी बचे 4 साल। तो लेसर ने एक ऑप्शन दे रखी थी कि अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करा सकते हो। एक्सटेंशन ऑप्शन पहले से ही है, पर हमें लग रहा था कि हम एक्सटेंशन ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने 6 साल का फिक्स्ड रेंटल लिया, अगले 4 साल का रेंटल लिया ही नहीं, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन था कि हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं यार एक्सटेंशन करेंगे, और जब लीज़ टर्म एक्सटेंड होने में चेंजेस आएंगे आपके एस्टिमेशन में तो रेंटल बढ़ेगा, लीज़ पेमेंट आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये 4 रीज़न हैं जिनकी वजह से लीज़ आपकी रीमेजर हो सकती है। पहला, लीज़ पीरियड में आपको पहले रिन्यूअल ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। पॉइंट नंबर 2, सीपीआई में चेंज आएगा, किराया बढ़ेगा या घटेगा। परचेज ऑप्शन आपकी चेंज होगी, किराया बढ़ेगा घटेगा। आरएलजी चेंज होगी, किराया बढ़ेगा घटेगा। सर ये सब रीमेजरमेंट है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये चारों के चारों आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखे हुए हैं। आप इन चारों को पहले एस्टिमेट करके आए हैं, बस एस्टिमेशन चेंज हो गया आपका। आप रीमेजरमेंट को चेंज इन एस्टिमेशन बोल सकते हैं सर, ये कोई नई बात नहीं हो रही। आरएलजी आपने पहले कुछ और सोचा था, अब कुछ और आ रहा है। परचेज ऑप्शन आपको पहले से मिली हुई है, पहले आप कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोच रहे हैं। सीपीआई पहले कुछ और था, आज कुछ और है। लीज टर्म पहले ही आपको ऑप्शन दी गई कि आप एक्सटेंड करोगे कि नहीं करोगे। मैं कुछ नया ऐड नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्लॉज नया मिले जो पहले नहीं था कमेंसमेंट डेट को, फिर तो मॉडिफिकेशन है वो। मैं रीमेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। रीमेजरमेंट हमेशा पुराने टर्म्स के अंदर होता है। कोई भी टर्म जो एग्जिस्टिंग यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में वो है और उसमें आपके एस्टिमेशन में बदलाव आता है, दैट इज़ कॉल्ड रीमेजरमेंट। तो इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट हैं, 2 लेस इम्पॉर्टेंट है। अगर तो लीज टर्म एक्सटेंड होता है, इम्पॉर्टेंट, और अगर परचेज ऑप्शन चेंज होता है, इम्पॉर्टेंट। इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा लीज पेमेंट के ऊपर, क्योंकि अमाउंट बड़े होते हैं। अगर किराया 4 साल का फालतू जाएगा तो मेजर अमाउंट है, परचेज करने की बात करेंगे मेजर अमाउंट है। तो इसमें से 2 एस्टिमेशन तो मेजर है और 2 एस्टिमेशन नॉमिनल हैं, ये लेस सिग्निफिकेंट है, लेस सिग्निफिकेंट है, लेस सिग्निफिकेंट है। फिर बच्चा कहता सर ये इसका क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क पड़ना है जब हम रीमेजरमेंट करेंगे इसमें और इसमें, तो डिस्काउंट रेट आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो डिस्काउंट रेट है वो हमें आज का लेना पड़ेगा। आप सेम आईआरआर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये लेते हैं और ये लेते हैं तो ये इनका बहुत नॉमिनल सा इफेक्ट होता है लीज पेमेंट में। रेट अगर पुराना लेना है पुराना ले लो, रेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लीज टर्म में चेंजेस करेंगे या परचेज ऑप्शन में चेंजेस करेंगे तो आपका आईआरआर पर चेंज होगा, और सीपीआई और आरएलजी में आपका जो आईआरआर है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन तरीका क्या है इसमें? बड़ा आसान है जी। आपको क्या करना है, रीमेजर करो। रीमेजर्ड लायबिलिटी कौन सी? लीज लायबिलिटी एट रीमेजरमेंट डेट एट न्यू टर्म्स, ठीक है जी। और इसमें से माइनस कर लो कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किस चीज़ की? लीज लायबिलिटी की ऑन रीमेजरमेंट डेट। अच्छा, जो आप टर्म्स में चेंज कर रहे हैं
जो आपने टर्म्स में चेंज किया है, तो आप उन टर्म्स को चेंज करके आज दोबारा से लीज़ लायबिलिटी निकालो रीमेजरमेंट डेट को कि अच्छा, मान लो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से 4 साल निकल गए, 6 साल बचे हुए हैं, और आपको लगता है कि नहीं 2 साल में एक्सटेंशन लूँगा। अगर 2 साल हम एक्सटेंशन लेंगे तो फिर बाकी फिर 8 हो गए, तो अब जो लीज़ लायबिलिटी है वो 8 की निकलेगी। समझ रहे हो ना बात? भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 साल निकल गए, 6 साल बचे हुए हैं, और हमें लगा नहीं हम एक्सटेंशन लेंगे 2 साल का, तो 2 साल का किराया भी देना पड़ेगा, तो वो आपको प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो इसका मतलब फ्यूचर में किराया 8 साल का जाएगा अब। तो 8 साल के हिसाब से लीज़ लायबिलिटी दोबारा निकालो, माइनस करो कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आपके पास 6 साल वाली पड़ी होगी। अच्छा। तो आपको लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा न्यू टर्म्स के हिसाब से, और इसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस कर लेंगे जो पुरानी पड़ी है आपके पास। जो भी डिफरेंस आएगा आपको देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है। एंट्री बनेगी ROU डेबिट टू लीज़ लायबिलिटी या लीज़ लायबिलिटी टू ROU। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो ROU में कैपिटलाइज कर दो, कम हो रही है तो ROU में से माइनस कर लो, दोनों चेंज हो जाएंगे आपके। ये रीमेजरमेंट है। नहीं समझे बात? लो मैं आपको सारी बात चेक करा देता हूँ। ये देखो जी, हम आ गए थे रीमेजरमेंट पे खड़े थे हम। तो रीमेजरमेंट में 4 चीज़ें बताई इन्होंने। देयर मे बी 4 मेन रीजंस, चार रीज़न हो सकते हैं। पहला तो लीज टर्म चेंज हो गया जी, ये एक्सटेंड हो सकता है रिन्यूअल का ऑप्शन की वजह से, कम हो सकता है अर्ली टर्मिनेशन की वजह से। अच्छा, परचेज ऑप्शन चेंज हो गई आपकी, RLG चेंज हो गया, CPI चेंज हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। इफ़ रीमेजरमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन लीज टर्म और परचेज ऑप्शन, आपको डिस्काउंट रेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इसका, और हम जो डिस्काउंट रेट है वो चेंज करेंगे इसमें हम। और अगर आपका रीमेजरमेंट ये GRV और CPI की वजह से हो रहा है तो इनका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, छोटे मोटे अमाउंट हैं, इसके लिए हम पुराना रेट यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, इसके लिए हम पुराना रेट यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। ठीक है जी। फिर रीमेजरमेंट का प्रोसीजर है जी हमारे पास, ध्यान से पढ़ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एज पर न्यू टर्म्स ऑन रीमेजरमेंट डेट, ये निकालो न्यू टर्म्स के हिसाब से वैल्यू। कैरिंग अमाउंट जो आपके पास लीज लायबिलिटी की पड़ी है उसको माइनस कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो ROU में चला जाएगा। अगर लायबिलिटी बढ़ती है आपकी तो ये एंट्री बनेगी, और अगर लायबिलिटी कम होती है तो ये एंट्री बनेगी। ये रीमेजरमेंट हो गया आपका। लेकिन रीमेजरमेंट की सबसे खास बात है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें थी उनमें बदलाव आया है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई इसमें। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कराया था मैंने। बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 32 में बड़ा डाउट पूछा, वो 125 माइनस 120 अपॉन 120। बच्चे कह रहे हैं जी 125 क्यों नहीं लिया आपने, 120 क्यों लिया आपने? तो भाई वो लैंग्वेज ही ऐसी है, आम तौर पे तो हम ये करते हैं, आम तौर पे तो यही होता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने ये किया हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आंसर बना दिया हमने। 32 हो गया। उसके बाद चलते रहे रीमेजरमेंट। फिर हम मॉडिफिकेशन पे आ गए। जब हम मॉडिफिकेशन पे आए थे तो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों का बड़ा डाउट आया, जिंदल सर मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को ढंग से सुनोगे नहीं, बात को करोगे नहीं, कैसे बात पल्ले पड़ेगी बताओ मुझे। बहुत प्यार से मैंने देखी अपनी क्लासेस, मैं भी देख के आया हूँ, अभी मैंने क्या पढ़ाया बच्चे को, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। मैंने आपको साफ साफ बताया था, मैंने नोट भी लिखवाया क्लास के अंदर कि मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। रीमेजरमेंट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज इन एस्टिमेशन माना जाता है, मतलब आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ लिखी और बाद में वो बदलाव आ गया। मान लो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपका जो CPI था इंडिया में वो 128 था और 1 साल बाद वो 130 हो गया, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में था ना, बाद में चेंज आया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आपने परचेज ऑप्शन दिया हुआ था, आपने तब यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ किया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ था, आपने माना नहीं, बाद में।
तो रीमेजरमेंट में कोई भी चीज़ नई ऐड नहीं होती, पुराने एस्टिमेशन में चेंज आता है। लेकिन मैंने बोला था मॉडिफिकेशन न्यू क्लॉजेज हैं आपके। अगर आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज टर्म को बढ़ाने का ऑप्शन था ही नहीं या घटाने का ऑप्शन था ही नहीं, ना कोई एक्सटेंशन था ना कोई टर्मिनेशन था, लेकिन उसे आप आज ऐड कर रहे हैं कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन है। अगर पहले से ही क्लॉज होता और उसमें बदलाव आता तो वो रीमेजरमेंट है। मॉडिफिकेशन एक ऐसा काम है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देता है, एस्टिमेशन में चेंज नहीं आता। मतलब हमने अगर कोई बात पहले से खोल रखी है और उसमें बदलाव आता है तो वो रीमेजरमेंट है। अगर हमने किसी चीज़ पे चर्चा ही नहीं करी, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं किया किसी चीज़ को, अच्छा पहले आपने परचेज ऑप्शन डाली नहीं कि आप परचेज कर सकते हो, बाद में डाल रहे हो, तो ये मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन पहले से अवेलेबल थी, आपने चूज़ नहीं करी, आपने बाद में चूज़ करी, तो वो रीमेजरमेंट है। मैं बड़ा टाइम लगा के बताई हुई हैं बच्चे बातें, इसमें तो डाउट आने नहीं चाहिए। इसका मतलब वीडियोस में आपने लापरवाही की है, क्लासेस को अटेंड करने में फटाफट। अगर आप 3 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में ख़त्म करेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो मिस करेंगे सर। और बच्चा व्हाट्सएप के ऊपर मतलब लिख देता है फालतू में, सर ये नहीं कराया आपने, सर ये नहीं कराया आपने। ये गलत बात है यार। 12 लेक्चर लगाए हैं लीज के ऊपर, कुछ तो पढ़ा होगा हमने। और लेक्चर भी सारे अच्छे खासे हैं, कोई 2.5 घंटे का, कोई 3 घंटे का। गलत बात है ये। जब हम मॉडिफिकेशन पे आए थे, मॉडिफिकेशन के 2 हिस्से थे। जुंजो सर आप ऐसे डांट रहे हो, हमने तो आपको कभी मैसेज नहीं किया, तो मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। जो बच्चा ध्यान से पढ़ाई करता है मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार भी करता हूँ। बच्चा देखो मैं टीचर हूँ, देखो मैं टीचर हूँ, मैं डांट भी सकता हूँ, ये बात मान लो आप, और मेरी डांट का बुरा भी मत माना करो आप। मैं टीचर हूँ, मैं डांट सकता हूँ बच्चे को, मैं व्हाट्सएप पे भी डांट देता हूँ, मैं परवाह नहीं करता। मुझे पता है बच्चा उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी शेयर कर सकता है, लेकिन मेरा स्टूडेंट करता नहीं है। उसको पता जिंदल सर दिल से डांट रहे हैं। मुझे केयर आपकी, मुझे चिंता रहती है यार बच्चे ने क्यों नहीं पढ़ी ये बात। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैं टीचर हूँ, मैं डांट सकता हूँ। पेरेंट्स हैं वो डांट सकते हैं। 2 ही तो लोग हैं जो आपको डांट सकते हैं गलत चीज़ों पे, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। और अगर पेरेंट्स और टीचर टोकना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ दिशाहीन हो जाएगी सर। कोई तो चाहिए लाइफ में कंट्रोल करने के लिए, मैं हूँ। अगर मेरे फादर साहब मुझे नहीं टोकेंगे, मैं भी मर्जी करनी शुरू कर दूंगा अपनी। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने 2 साल पहले BMW 7 सीरीज़ गाड़ी ली, ठीक है, मैंने ले ली। मेरे फादर साहब ने कुछ नहीं कहा मुझे। मैंने उनको बोला यार मैंने पोर्श लेनी है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को घर पे कितनी डांट पड़ी। पता नहीं, कहते जो तू हरकतें कर रहा है ना, इसका जतिन पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो सोच पहले। तो पता लगा नहीं यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ही दिशा दिखाते हैं। हाँ बच्चे को बुरा लगता है, नो डाउट, लेकिन जब आप CA बन जाएंगे आपको मेरी बातें याद आएंगी कि नहीं यार एक बंदा था जो बोलता था ऐसी बातें। यहाँ तो मैं आपसे डरता रहूँ प्रोफेशनली कि यार बच्चा सामने से कुछ बोल ना दे, बच्चा ये ना कर दे, नहीं। मुझे पता है बच्चे मेरे को दिल से लेते हैं, मेरे को चिंता रहती है बच्चों की। मैं इसलिए कभी कभार नाराज़ हो जाता हूँ। मैं बच्चे को कहता हूँ नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हो आप। तो जिस बच्चे ने, मैं कोई सबको थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं लापरवाह बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कहीं मेरी बात को अदरवाइज ले जाओ, अरे सर तो हमें डांट रहे हैं, सर ने तो हमने तो सर का आपको कभी व्हाट्सएप ही नहीं किया। तो मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा बच्चे, मैं लापरवाह बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन की। किस चीज़ की? मॉडिफिकेशन की। मैं जब पेन ड्राइव क्लासेस में आया था ना, तो कोई भी टीचर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के क्वेरीज नहीं लेता था। अब तो खैर 3-4 साल हो गए हैं इस लाइन में। कोई भी टीचर डाउट्स नहीं लेता था। ये डाउट्स लेने के लिए मैंने सिस्टम शुरू किया था कि टीचर बच्चे के पास है नहीं, तो कनेक्टिविटी कैसे होगी अगर हम उसके डाउट्स का रिप्लाई नहीं देंगे। तो वो दिया तो ऑप्शन डाउट्स के लिए था, वो कुछ स्टूडेंट्स ने उसको मिसयूज़ भी किया, वो चैटिंग करने लग जाते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास ज़्यादा है, मैं फिर भी मैनेज कर रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो जब कोई बच्चा क्लास में डिस्कस की हुई चीज़ को, अब मान लो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, अदरवाइज मत लेना, बच्चे ने मुझे बोला सर मेरे पास व्हाट्सएप है ही नहीं, मैं तो आपको ईमेल करूँगा, मेरे को ईमेल पे जवाब दो।
एक बच्चा कहता है जी मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं टेलीग्राम पे आपको मैसेज भेजूंगा, टेलीग्राम पे जवाब दो। मुझे एक बात का जवाब दो, व्हाट्सएप के मार्केट से ख़रीद के लाना आपने? अब बच्चा इस बात को नहीं समझता, बोलता है क्यों यार मेल पे क्यों नहीं जवाब देते यार, ये टेलीग्राम पे क्यों नहीं देते जवाब, ये व्हाट्सएप पे क्यों देते हैं? उसका रीज़न ये बेटे कि मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेरीज़ को स्कैटर कर लूँगा, मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म कैसे मैनेज करूँगा? मैं कभी ईमेल बॉक्स खोलूँगा, कभी टेलीग्राम खोलूँगा, कभी व्हाट्सएप। मेरे को स्टूडेंट्स को कम से कम एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे तो लाना पड़ेगा ना आंसर करने के लिए। अगर मैं सारे ऑप्शन खोल दूँगा, मैं क्वेरीज़ का जवाब ही नहीं दे पाऊँगा। मैं सारे नहीं सर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, आपको जवाब इस पे दे, ये काम गलत है सर। अब कहीं ना कहीं टीचर के हिसाब से बच्चे को थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ता है सर, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए। व्हाट्सएप कोई मार्केट से खरीद के लाना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है भैया, व्हाट्सएप भी कर लो, बटन ही तो दबाना है एक। मेरी बात समझ रहे हो? तो कभी कभार ऐसे ही बच्चा कई बार बहस में पड़ जाता है, यंग बच्चा सर, जवान बच्चा है, यंग ब्लड है, वो नहीं समझता बात को। नहीं सर, एक बच्चे ने मेरे को टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज भेजा और मैंने क्लास में स्पष्ट बोला हुआ है कि मैं टेलीग्राम पे आंसर नहीं देता, मैं व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ। बच्चे ने पता मेरे को टेलीग्राम पे क्या बोला? कहते हैं आता नहीं क्या? मुझे 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 ये बात बच्चे ने, आता नहीं क्या? ये मैनर्स हैं। उसको पता ही नहीं बच्चे को वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको पता ही नहीं कुछ। तो मैं इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मुझे फिर अवॉइड ही करना पड़ेगा इन चीज़ों को। मैं उलझ नहीं सकता बच्चे से। अगर बच्चा फेस टू फेस में होता, मेरे संपर्क में आता, तो उसको पता होता, क्यों वाइब्रेशन पता लगती है ना कि आदमी कितना सच्चा और कितना झूठा है। वो मेरे को आता नहीं है ना, मीठी लच्छेदार बातें मेरे को आती नहीं। तो मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ आपके साथ। मॉडिफिकेशन मैंने दो तरीके से बताया था, या तो मॉडिफिकेशन को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे बेटे, और या फिर हम इसको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस मानेंगे। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था। मेरे पास एरिया है 3000 स्क्वायर फीट का और मैंने अपना एरिया 4500 स्क्वायर फीट कर लिया, मतलब 1500 स्क्वायर फीट मैंने प्लस कर लिया, स्कोप बढ़ा दिया मैंने इसका। और मैंने बोला था कि इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है जब आप अपने लीज का स्कोप बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज इन स्कोप बढ़ा लेते हैं। आपने एरिया बढ़ा लिया, अगर एरिया घटेगा तो फिर हम यहाँ देखेंगे उसे, यहाँ। अच्छा, ये नया है, 1500 स्क्वायर फीट आपने नया ऐड कर लिया, तो हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अगर दो कंडीशन पूरी होती हैं। पहला, एक तो स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है लीज़ का, तो पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3000 का था, अब 4500 का है, तो ये 1500 नए ऐड हो रहे हैं, स्कोप बढ़ रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। प्लस इसका जो किराया है, इसका जो रेंट है, वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे है। मतलब मेरे पास 3000 स्क्वायर फीट पहले से था, मैंने 1500 और ले लिया, मैंने उसको बोला 1500 का किराया, वो कहता है किराया उतना ही है जितना आपका पहले था। मैंने बोला यार तुम्हारा एरिया बढ़ गया, कुछ तो किराए में छूट दो। वो कहता छूट नहीं है, किराया वही है जो मार्केट में चल रहा है। एक तो स्कोप बढ़ गया, ऊपर से किराया मार्केट रेट के हिसाब से दे रहे हो। पुराने वाले लीज़ की वजह से नए वाले किराए में कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको। तो ये दो कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हैं तो हम इस 1500 स्क्वायर फीट को नया कॉन्ट्रैक्ट मान के इसकी अकाउंटिंग सेपरेट करेंगे और पुराने वाले की अकाउंटिंग चलती रहेगी, तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन मानेंगे, मान लो ये एग्जाम्पल है, और जो 1500 स्क्वायर फीट है इसका रेंट उसने कम कर दिया, मतलब पुराने वाले की वजह से नए वाले पे इम्पैक्ट आ गया। मेरे पास 3000 स्क्वायर फीट था, मैंने 1500 और ले लिया, वो कहता है मैं मार्केट रेट के हिसाब से नहीं, मैं आपसे कम चार्ज करूँगा, उसने प्राइस कम लिया। अगर पुराने वाले की वजह से नए वाले का रेट कम हो गया तो है तो ये भी इंक्रीज इन स्कोप, लेकिन पुराने वाले का इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, इसको हम एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन के हिसाब से लेके चलेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। और फिर मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए थे कि इसमें क्या क्या आता है। पहला केस, लीज पीरियड में प्लस माइनस होना। पहले लीज़ 10 साल की थी, अब 15 साल की हो गई, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन नहीं था, नया ऐड हुआ है। पिछले कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐड हुआ है,
तो लीज़ पीरियड प्लस माइनस होना रीमेजरमेंट में भी आ सकता है, मॉडिफिकेशन में भी आ सकता है। अगर पुराने टर्म्स हैं पहले से लिखे हुए हैं और बाद में चेंज होते हैं तो रीमेजरमेंट है, पहले लिखे नहीं हुए नए ऐड हो रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशन है। स्कोप में प्लस माइनस हो सकता है, एरिया प्लस माइनस हो सकता है, एरिया बढ़ेगा लेकिन रेट आपका एसएसपी नहीं है तभी आएगा, एरिया कम हो गया तो भी आ सकता है, पुराने वाला एरिया कम कर दिया आपने, कंसीडरेशन चेंज हो सकता है, किराए बढ़ गए या किराए कम हो गए आपके, पहले डिसाइडेड नहीं थे, ना कोई सब्सटेंस फिक्स्ड था ना कोई वेरिएबल था, ये नया आया क्लॉज। तो जितने क्लॉजेज नए आ रहे हैं उसको हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन मान लेते हैं। फिर मैंने इसके भी दो हिस्से बनाए थे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये जो प्लस वाला साइन है इसकी अकाउंटिंग अलग है, जो माइनस वाला है इसकी अकाउंटिंग अलग है। जो इंक्रीज़ वाला है ये तो रीमेजरमेंट की तरह डील करेंगे हम। कैसे? मान लो स्कोप बढ़ गया, लीज़ पीरियड बढ़ गया, तो कुछ नहीं करना, न्यू टर्म्स लो और न्यू टर्म्स पे लीज़ लायबिलिटी नई निकाल लो, नए रेट से निकालो। और एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, मॉडिफिकेशन में रेट हमेशा नया लेना है, आज वाला लेना है। रीमेजरमेंट में तो 2 केस में पुराना था, 2 केस में नया था, मॉडिफिकेशन में तो हमेशा नया रेट लेना है। तो अगर आपका पहला केस बनता है इंक्रीज़ इन लीज़ पीरियड, इंक्रीज़ इन स्कोप, चेंज इन कंसीडरेशन, तो उसमें क्या करना, आपने नए टर्म्स लेने हैं, नया रेट लेना है और मॉडिफाइड लायबिलिटी निकाल लेनी है, माइनस कर लेनी है कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जो पुराने वाली पड़ी है। जो डिफरेंस आएगा उसको ROU में प्लस माइनस कर लो। ये तो रीमेजरमेंट की तरह ही हो जाता है। पंगा किस में है? डिक्रीज़ में है सर, पंगा डिक्रीज़ में है। इसमें आपका एक स्टेप बढ़ेगा। कैसे? मान लो मेरे पास 3000 स्क्वायर फीट था पहले और मैंने इसमें से 1200 स्क्वायर फीट सरेंडर कर दिया, भाई काम वाम नहीं है, तो अब मेरे पास 1800 रह गया, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, ये जो 3000 स्क्वायर फीट है इसकी कैरिंग अमाउंट निकालो पहले आप। कैरिंग अमाउंट कौन सी? किताबों में देखो जाके, ROU कितने का पड़ा है, लीज लायबिलिटी कितने की पड़ी है, कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में चल रही है, ठीक है। और उसको आप सरेंडर करो कि जी ROU हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट की इतनी है तो 1200 की कितनी है। अच्छा, लीज लायबिलिटी 3000 की इतनी है तो 1200 की कितनी है। ये हमारी सरेंडर हो जाएगी और हम इसकी एंट्री पास करेंगे, लीज लायबिलिटी टू ROU, और जो डिफरेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा। जो ROU आपके पास एग्जिस्टिंग पड़ा है वो 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, लायबिलिटी 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रपोर्शनेट कर लो उसको आप, कि 3000 के लिए इतना तो 1200 जो सरेंडर हो रहे हैं उसके हिस्से में कितना, लायबिलिटी इतनी तो 1200 के हिस्से में कितनी। तो जो भी अमाउंट निकलेगी हम उसे रिवर्स कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा आपस में P&L में डाल देंगे। अब क्या होगा? अब हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट चलता रहेगा। अच्छा, एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 कराया था, 37, और 37 में जब मैंने आपको पहली रिकॉर्डिंग दी थी तो उसमें मैंने मिस्टेक, कहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई 37 में, फिर मैंने वीडियो को करेक्ट करके डाला। तो अगर किसी बच्चे ने वो करेक्टेड आंसर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 37 देख लेना, या हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर किए हुए वो देख लेना आप। मैं कब की बात कर रहा हूँ? नहीं 37 सबके पास रेक्टिफाइड ही है, आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास रेक्टिफाइड वीडियो ही होगा। नहीं रेक्टिफाइड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कन्फ्यूज़न आ जाए आपको, 37 रेक्टिफाइड ही है सबके पास, देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको नेक्स्ट डे करेक्ट कर दिया था उसको मैंने। मैं बात क्या कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन नंबर 37 हम देखें तो उसमें 2 चीज़ें थी। उसमें पहले तो स्कोप कम हो रहा है और बाद में इंक्रीज़ हो रहा है, एरिया कम हो गया और लीज पीरियड बढ़ गया, मान लो ऐसा है। क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आ गई, इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों आ गए। एरिया सरेंडर हो रहा है लेकिन लीज पीरियड बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपने अकाउंटिंग इंक्रीज़ इन स्कोप की नहीं करनी, पहले आपने डिक्रीज़ की करनी है। पहले सरेंडर वेंडर कर लो जो करना है, और जो 1800 स्क्वायर फीट आपके पास बचेगा मान लो इस एग्जांपल के हिसाब से, फिर उसमें इंक्रीज़ इन स्कोप लगाना है आपने। तो अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो पहले डिक्रीज़ को आप एडजस्ट करो और रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट निकालो जो कंटिन्यू करेंगे हम, फिर उसमें चेंजेस करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 37 बेस्ट क्वेश्चन है सर, वो देख लेना आप।
ये सारा मैंने आपको लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करवाई थी। पहले ROU टू लीज लाइबिलिटी कराया, ROU पे डेप्रिसिएशन हो गया, लीज लाइबिलिटी का टेबल हो गया, फिर रीमेजरमेंट हो गया, फिर मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन 2 टाइप का हो गया, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जिस्टिंग के 2 केस हो गए, इंक्रीज़ का अलग, डिक्रीज़ का अलग। अगर एक क्वेश्चन में इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों आ जाए तो पहले डिक्रीज़ को देखेंगे फिर इंक्रीज़ को देखेंगे। और क्या बता दूँ सर, बताओ। अच्छा, ये सब मॉडिफिकेशन में मैंने कराया हुआ है, मॉडिफिकेशन सब करवाया हुआ है सर। ये सब मॉडिफिकेशन के 2 केस हैं, ये सब आपके पास कॉपी पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कराया पहले मैंने, 34 के बाद 36 कराया आपको मैंने, 36 के बाद फिर मैंने ये डिक्रीज़ वाले केस पे आ गया, डिक्रीज़ वाला केस हो गया, मॉडिफिकेशन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, क्वेश्चन चलते रहे। फिर हम बुक्स में आ गए लेसर के, ये हम लेसर के बुक्स में आ गए सर। कुछ नहीं है, ये वही है जो इंटर में पढ़ा था आपने, या तो ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी। लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग करने से पहले आपको लीज क्लासीफाई करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग या फाइनेंस। जो लीज फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है। तो फिर फाइनेंस लीज पढ़ा था हमने, तो फाइनेंस लीज में फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फाइनेंस लीज में क्या पढ़ा था, अगर लेसर ने परचेज ऑप्शन दे दिया और लेसी को, अच्छा अगर लेसी को एसेट खरीदनी ही पड़ेगी, अच्छा अगर आपके लीज रेंटल एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएंगे, अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि लेसी के काम की है, अगर आपका लीज पीरियड मेजर पार्ट ऑफ यूज़फुल लाइफ को कवर कर लेगा, तो सारी चीज़ें हमने इंटर में पढ़ी हुई हैं। देखो, अगर लीज पीरियड मेजर पार्ट को कवर कर लेगा, अगर उसके पास ऑप्शन है, अगर वो बाउंड है ख़रीदने के लिए, अगर लीज़ पेमेंट आपकी जो है फेयर वैल्यू के बराबर आ जाती है, अगर इसमें से कम एक इंडिकेशन भी मिल जाए आपको, तो हम उसको फाइनेंस लीज मान लेते हैं। और मैंने डिटेल में बताया था कि फाइनेंस लीज होती क्या है। फाइनेंस लीज में हमारी इंटेंशन लीज़ करने की होती ही नहीं, फाइनेंस लीज में हमारी इंटेंशन एसेट को बेचने की होती है कि भैया ख़रीद लो आप। तो हम अकाउंटिंग मॉडल उसी हिसाब से लगाते हैं। ऑपरेटिंग लीज़ किराए का मॉडल है, लेकिन फाइनेंस लीज़ सेल का मॉडल है। और हम ये मानते हैं कि हायर परचेज का केस बनता है। फाइनेंस लीज़ में क्या होता है, लेसर ने एक एसेट खरीदी, लेसर ने एक एसेट खरीदना लेसी चाहता है, लेसी के पास पैसे नहीं है, तो लेसर कहता है चल तेरे ब्याज पे मैं ख़रीदता हूँ और तू मुझे ब्याज लगा के पेमेंट करता रही हो। हायर परचेज वाला केस है सर। कभी किसी किराएदार को बोलते हैं कि तुम एसेट खरीद लो, कभी किसी को कहते हो तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी, क्या उसके किराए इतने हो सकते हैं कि पूरी कीमत ही आ जाए? सर ऐसे कैसे हो सकता है? ये परचेज ऑप्शन मान के हमने इसको फाइनेंस लीज़ का नाम दिया था और इस पर इंटरेस्ट मॉडल लगा दिया था। ऑपरेटिंग लीज़ प्योर रेंटल का मॉडल है, फाइनेंस लीज़ प्योर ब्याज का मॉडल है। सेल, मैंने क्रक्स बता दिया आपको कि पैसे लेसर लगा रहा है, एसेट उसको चाहिए, तो एक तरह से फंडिंग हो रही है, उसको फाइनेंस हो रहा है पैसे का, तो ब्याज लगा के पैसे ले लेते हैं सर मुझसे। ये पूरा केस मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। और ये हमारा वीडियो नंबर जो है 7 था, वीडियो नंबर 8 आ गया जी। जो वीडियो नंबर 8 है हमारा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करके दूंगा। आज मैंने आपको 4 वीडियो का रिवीजन करा दिया। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गॉड यू, लव यू। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी बच्चे को हर्ट करने की, वो थोड़ा सा कंसर्न रहता है टीचर वाला तो बोल देता हूँ मैं।